शेयर मार्केट में अच्छी तेजी बनी हुई है और पिछले एक साल में निवेशकों ने शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा कमाया है। इसी को देखते हुए फंड हाउसेस एक के बाद एक एनएफओ लॉन्च कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं ऐसे ही एक एनएफओ की बात करूंगा। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एचडीएफसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का एनएफओ लॉन्च किया है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी तेजी देखी गई है और यह काफी एक्टिव सेक्टर है। आगे भी आप यहां से काफी अच्छे प्रॉफिट्स की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसीज, उसके अलावा इंश्योरेंस, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, उसमें काफी अच्छा स्कोप है ग्रोथ का। साथ ही ब्रोकिंग फर्म्स, क्योंकि कैपिटल मार्केट में काफी पेनिट्रेशन देखा जा सकता है। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोगों का इंटरेस्ट शेयर मार्केट में काफी बढ़ रहा है। कैपिटल मार्केट में काफी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में आपने देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ लोगों का ध्यान काफी आकर्षित हुआ है। उसके साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि जैसा हमने देखा कि लोग डरे हुए हैं और काफी यहां पर इस तरह से रिस्क देखा गया, तो उस हिसाब से पेनिट्रेशन काफी बड़ा है। और बैंकिंग की बात करें तो यहां पर भी, चाहे यहां पर जनधन योजना के तहत अकाउंट खुलने की बात हो या फिर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम की वजह से, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में भी काफी ग्रोथ देखी गई और आगे भी देखी जाएगी। और साथ ही जो बैंक्स का कंसोलिडेशन हुआ, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स मर्ज हुए आपस में, और आगे भी संभावना है इस तरह से और एक्टिविटीज होंगी। साथ ही बैंक का प्राइवेटाइजेशन हुआ, इसकी वजह से काफी ग्रोथ यहां पर देखी जा रही है। तो यदि हम पास्ट की बात करें तो वहां पर भी बैंकिंग सेक्टर ने बाकी सेक्टर्स के मुकाबले में या ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले में काफी अच्छी तेजी दिखाई है। और आने वाले समय में भी जो मैंने आपको कारण बताए, उन कारणों की वजह से बैंकिंग सेक्टर में या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। इंडिया की जीडीपी ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुकी है और ऐसे में यहां से इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो उसकी काफी संभावना है। और जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसका बहुत बड़ा रोल यहां पर रहेगा। और ऐसे में जब इकोनॉमी ग्रो होगी तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको काफी तेजी दिखाई देगी। लेकिन ऐसे में यदि हम बात करें इस एनएफओ की, क्या आपको इस एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दोस्तों एक बात ध्यान रहे कि पहली बात, आप किसी भी लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो अगर देखें तो आपको यहां पर 30 से 40% एलोकेशन सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिलेगा। यानी कि यदि आपने किसी भी इस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका अच्छा खासा एक्सपोजर है। उदाहरण के तौर पर एसबीआई ब्लू चिप फंड में 34.82% का एलोकेशन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में है एज ऑन डेट, यदि हम पोर्टफोलियो की बात करें। इसी तरह से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी ब्लू चिप फंड में 33.10% एलोकेशन इस सेक्टर में है। एक्सिस ब्लू चिप फंड 44.30%, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड 35.40%, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड 30.25%, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड जो कि लार्ज एंड मिड कैप फंड है, वहां पर भी 29.10% एलोकेशन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में है। एसबीआई फ्लेक्सी कैप 30.25%, मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जो अगेन लार्ज एंड मिड कैप फंड है, वहां पर भी 30.92% एलोकेशन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में है। यानी कि आपने जिन फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर आप उनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि यदि वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, चाहे वो लार्ज कैप हो, लार्ज एंड मिड कैप हो या फिर फ्लेक्सी कैप फंड हो, वहां पर मेजर एलोकेशन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में है। तो क्या ऐसे में अलग से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड लेना आपके लिए उचित रहेगा जब आपका एलोकेशन इस सेक्टर में पहले से ही है? और यदि आप और एक सेक्टरल फंड लेंगे तो इसका मतलब आपका
ओवर एक्सपोजर हो जाएगा एक पर्टिकुलर सेक्टर में। और दोस्तों ध्यान रहे, किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत अधिक एक्सपोजर होना काफी रिस्की हो जाता है। हालांकि मैंने बहुत सारे कारण बताए जहां पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी से यदि इस सेक्टर पर दबाव आता है तो ऐसे में आपका रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। और साथ ही यदि हम इस सेक्टर की बात करें या सेक्टोरल फंड की बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में पहले से ही 15 फंड हैं, और उसके अलावा यदि हम ETF को भी इसमें मिला दें तो लगभग ये नंबर जो है वो डबल हो जाता है। तो ऐसे में दो चीजें, एक तो पहले से ही डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से बचा जा सकता है। और उसके अलावा यदि आप इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो पहले से ही एग्जिस्टिंग फंड की अच्छी खासी चॉइस है आपके पास, जहां पर आप पास हिस्ट्री को देखते हुए एक अच्छे फंड का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों एक थीमेटिक फंड या सेक्टोरल फंड में जो टोटल असेट है उस स्कीम का, उसका मिनिमम 80% उस सेक्टर के ही स्टॉक्स में किया जा सकता है। तो यानी कि यदि ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है तो इसका मतलब यह है कि 80% एलोकेशन जो होगा वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस के जो स्टॉक्स हैं उनमें रहेगा। तो अब बात करते हैं HDFC बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के NFO के बारे में। हालांकि मेरा सुझाव आपको यह है कि आप इस NFO को स्किप कर सकते हैं, फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दूंगा। ये NFO 11 जून को ओपन हुआ है और 25 जून तक ये ओपन रहेगा। उसके बाद क्योंकि ये ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, सेक्टोरल फंड है, तो क्लोज होने के बाद, NFO क्लोज होने के बाद दोबारा से ये रीओपन होगा, उस वक्त भी इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज है और उसके बाद आप किसी भी अमाउंट का एडिशनल परचेज यहां पर कर सकते हैं। और रीओपन होने के बाद आप यहां पर SIP भी कर सकते हैं, मिनिमम 1000 रुपीज की SIP यहां पर की जा सकती है। इस स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज TRI यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स होगा। यहां पर आपके पास प्लान का ऑप्शन डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही हैं, और दोनों ही प्लान में फर्दर आपके पास ग्रोथ ऑप्शन भी है और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। स्कीम में कोई एंट्री लोड नहीं है, लेकिन एक साल से पहले रिडम्पशन पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। आप किसी भी इक्विटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका नजरिया लंबा होना चाहिए, और लेकिन यह ध्यान रहे जब आप किसी एक सेक्टर स्पेसिफिक यानी कि सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहां पर एंट्री और एग्जिट का ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे कि उस सेक्टर के ऊपर किसी वजह से कुछ दबाव आने वाला है तो वहां से निकलना भी काफी जरूरी हो जाता है। तो मेरी राय हमेशा यही होती है कि इन्वेस्टर्स को एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और यदि कुछ समझ में नहीं आए तो ऐसे में फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स जो हैं वो बेस्ट चॉइस है, क्योंकि वहां पर सभी तरह के सेक्टर्स में, सभी तरह के मार्केट कैप में आपका एक्सपोजर रहता है। लेकिन फिर भी यदि आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपका नजरिया लंबा हो। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ या फिर आपके सवालों के उत्तर देते हुए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.